नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टैंड टुडे। मैं हूं निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश प्रदेश में। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध आंदोलन का 34वां दिन है। इस दौरान किसान अंबानी अदानी प्रोडक्ट्स का भारी विरोध कर रहे हैं। इसका ही नतीजा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने केवल पंजाब में अब तक लगभग 1500 जियो मोबाइल टावर को तोड़ चुके हैं। इससे राज्य में जियो के लगभग 2.25 लाख यूजर प्रभावित हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किसानों के द्वारा तोड़े गए कुल मोबाइल टावरों में से अब तक 433 टावरों की रिपेयरिंग की जा चुकी है। आपको एक भी बता दें कि पंजाब के 22 जिलों में कुल 21,306 मोबाइल टावर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 3 दिनों में मोबाइल नेटवर्क तोड़े जाने की घटना दोगुनी हो गई है। इसमें ज्यादातर टावर मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 25 दिसंबर तक जहां लगभग 700 टावर टूटे थे, वहीं बीते केवल 3 दिनों में यह आंकड़ा 1504 पहुंच गई है। यानी कि हर दिन औसतन 200 मोबाइल टावर को तोड़े गए हैं। पंजाब में लगभग 9000 मोबाइल नेटवर्क रिलायंस जियो के हैं। बीजेपी गुजरात को एक बड़ा झटका लगा है, जहां जनजातीय मामलों पर मुखर रहने वाले गुजरात से सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मनसुख वसवा ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि वे संसद के बजट सत्र के बाद लोकसभा के सदस्य के तौर पर इस्तीफा दे देंगे। ये इस्तीफा उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से भेजा है, जिसके बाद से पार्टी में हर कोई अवाक रह गया। आपको बता दें कि वसावा गुजरात में पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सांसद हैं और आपको ये भी बता दें कि वसावा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले सप्ताह पत्र लिखकर मांग की थी कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की नर्मदा जिले के 121 गांवों को पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की संबंधी अधिसूचना वापस ली जाए। भरूच से 6 बार सांसद रहे वसावा ने गुजरात भाजपा अध्यक्ष RC पाटिल को लिखे पत्र में कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं ताकि मेरे गलतियों के कारण पार्टी की छवि खराब न हो। वसावा ने अपने इस कदम की जानकारी देते हुए यह भी कहा कि मैं पार्टी का वफादार कार्यकर्ता रहा हूं, इसलिए कृपया मुझे माफ कर दीजिए। वसावा ने 28 दिसंबर को पाटिल को लिखे पत्र में यह भी कहा कि वह संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद भरूच से सांसद के तौर पर इस्तीफा दे देंगे। वसावा ने यह भी कहा कि उन्होंने पार्टी का वफादार बने रहने और पार्टी के मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करने की पूरी कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि मैं अंततः के एक मनुष्य हूं और एक मनुष्य गलतियां कर देता है। पार्टी को मेरी गलतियों के कारण नुकसान नहीं हो, ये सुनिश्चित करने के लिए मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं और पार्टी से माफी मांगता हूं। भाजपा प्रवक्ता भरत पंड्या ने कहा कि पार्टी को सोशल मीडिया के जरिए इस्तीफा मिला है। पंड्या ने यह भी कहा कि पाटिल ने उनसे बात की है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि हर उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। वसावा गुजरात में पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सांसद हैं और हम उनकी सभी समस्याओं को सुलझाएंगे। उधर कांग्रेस ने सरकार की ओर से किसान संगठनों को नए दौर की बातचीत के लिए बुलाने में पृष्ठभूमि में मंगलवार को कहा कि सरकार को मौखिक आश्वासन देने के बजाय संसद के जरिए कानून बनाकर किसानों की मांगों को पूरा करना चाहिए। पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने यह आरोप भी लगाया कि तीनों कृषि कानूनों को लाना न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करने की साजिश है। दरअसल सरकार ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 40 किसान संगठनों को सभी प्रासंगिक मुद्दों पर अगले दौर की वार्ता के लिए 30 दिसंबर को बुलाया है। इससे पहले सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी। शुक्ला ने कहा, संवाददाताओं से यह भी कहा कि किसानों के आंदोलनों को राजनीतिक दलों का आंदोलन बताना गलत है। ये किसानों को बदनाम करने का प्रयास है। यह आंदोलन पूरी तरह से किसानों का आंदोलन है। सरकार को किसानों को बदनाम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि वो आश्वासन देते हैं कि MSP खत्म नहीं होगी और किसानों की जमीन सुरक्षित रहेगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन मौखिक आश्वासनों से किसानों को कोई कानूनी कवच मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार किसानों को सुने और उनकी मांगों को स्वीकार करे। ये मांगे संसद से पारित कानून का हिस्सा होनी चाहिए। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जब किसी किसान संगठन ने इन कानूनों को बनाने की मांग नहीं की तो फिर किसके कहने पर ये काले कानून बनाए गए। सच्चाई ये है कि MSP को खत्म करने और खेती पर उद्योगपति का कब्जा कराने का षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजस्थान और पूरे देश में किसानों के आंदोलन के साथ खड़ी रहेगी और सरकार को मांगे मानने के लिए विवश करेगी।
उधर हरियाणा के कोयला व्यापारी की अश्लील फोटो खींचने के बाद रुपए देने के बहाने बुलाया और फिर बंधक बनाकर 1.5 करोड़ की फिरौती मांगने वाली युवती को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद युवती 6 दिसंबर से ही फरार चल रही थी। वहीं युवती का साथी ट्रांसपोर्टर अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस की लगातार दबिश का असर हुआ है और आरोपी युवती अंजुला खुद मंगलवार को थाने पहुंच गई, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पंचकुला हरियाणा के कोयला व्यापारी को फंसाने के लिए सबसे पहले 26 वर्षीय आरोपी अंजुला ने उसके व्हाट्सएप पर अपनी फोटो सेंड की थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई और संपर्क बढ़ते चले गए। गिरफ्तार आरोपी झुंझुनू के कुंभावास निवासी अंजुला जाट है। हरियाणा के कोयला व्यापारी से फोन पर बातचीत कर दोस्ती बढ़ाई, उसको सालासर बुलाकर एक होटल में संबंध बनाए। इस दौरान अश्लील वीडियो और फोटो निकाल ली और इसी के जरिए व्यापारी को ब्लैकमेल कर लाखों रुपए की चपत लगा दी। व्यापारी नुकुर करने लगा तो उसे सीकर बुलाकर बंधक बना लिया। इसके परिजनों से 1.5 करोड़ रुपए की भी मांग की। सौदा 15 लाख रुपए में तय हुआ। दर्जन हरियाणा पुलिस को लेकर सीकर पहुंचे और उद्योगनगर थाना पुलिस की मदद से व्यापारी को छुड़वाया। इस दौरान पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा था, लेकिन युवती अंजुला फरार हो गई थी। पुलिस जांच में सामने आया था कि इस पूरी कहानी का मास्टरमाइंड युवती का साथी ट्रांसपोर्टर है। इसके बाद पुलिस दोनों को तलाश कर रही थी। पुलिस ने आखिरकार युवती को गिरफ्तार कर लिया। कोयला व्यापारी से रुपए ऐंठने में युवती ने कई तरह के बहाने बनाए थे। इसमें कभी ताऊ के ईंट के भट्टे के लिए लॉकडाउन में कोयला की जरूरत बताकर लाखों रुपए का कोयला उठा लिया, तो कभी मां की बीमारी का बहाना बनाकर लाखों रुपए खाते में डलवा लिए। पेमेंट मांगने पर बहाने बताते हुए टाल जाती और एक बार तो 2 ट्रक कोयला के डिमांड कर पूरा भुगतान करने की बात कहकर 6 लाख रुपए का कोयला और भी मंगवा लिया। जोधपुर के भोपालगढ़ में महज 12 साल की उम्र में एक बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दिया। न केवल डॉक्टर हैरान है, बल्कि बच्ची के परिवारजन भी हैरत में है। अस्पताल में बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दिया। चौंकाने वाली इस घटना के बाद पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा है, जो कि बच्ची का करीब 1 साल से शोषण कर रहा था। बच्चे के परिजनों को उसके गर्भवती होने का तब पता चला जब उसके पेट में दर्द हुआ। तब परिजन बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहाँ पर सोनोग्राफी में सारा माजरा साफ दिखाई दिया। वहाँ पता चला कि वह गर्भवती है और उसके बाद बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दिया। मामला राजस्थान के जोधपुर जिले के भोपालगढ़ का है। यहां पर महज 12 साल की बच्ची मां बनी है। यह सुनकर हर कोई हैरान हुआ है। ये मामला भोपालगढ़ के खेड़ापा थाना क्षेत्र का है। बच्चे का शोषण करने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। यह आरोपी 2 बच्चों का पिता है। करीब 1 साल से बच्ची का शोषण कर रहा था। 2 दिन पहले सोनोग्राफी करवाई थी, जिसमें परिजनों को बच्ची के गर्भवती होने का पता चला। इसके बाद अस्पताल में बालिका ने बच्चे को जन्म दिया। भोपालगढ़ के खेड़ापा थाने में पॉक्सो 8 में मामला दर्ज हुआ है। भोपालगढ़ डीएसपी धर्मेंद्र डूकिया मामले की जाँच कर रहे हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में पटना में किसान महासभा और वाम दलों से जुड़े 10,000 कार्यकर्ता मार्च निकाल रहे थे। गांधी मैदान से राजभवन की ओर निकले कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर रोक दिया। यहां से राजभवन की दूरी करीब 4 किलोमीटर ही है। प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर राजभवन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें समझाया, लेकिन वो नहीं माने। ऐसे में उनकी पुलिस से धक्का मुक्की हो गई और पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी डाक बंगला चौराहे पर ही धरने पर बैठ गए और राजभवन जाने की जिद पर अड़ गए। बाद में करीब 2:45 बजे वहां से हटे। उधर अखिल भारतीय किसान महासभा के बिहार प्रदेश सचिव रामधार सिंह ने कहा कि सरकार विरोध प्रदर्शन को खत्म करना चाहती है। राजभवन मार्च नहीं करने देना किसानों पर अन्याय है। हम लोग राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन देना चाहते हैं। और उधर अखिल भारतीय किसान महासभा ने पहले कहा था कि मार्च गांधी मैदान के 10 नंबर गेट से निकाला जाएगा, लेकिन 10 नंबर गेट पर प्रशासन ने ताला लगा दिया। प्रशासन ने कहा कि भीड़ बढ़ने के साथ लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। इस बात से गुस्साए लोग 6 नंबर गेट पर छोटे गेट का ताला तोड़कर डाक बंगले की तरफ बढ़ गए। प्रदर्शनकारी नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उधर दिल्ली के सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में वे मार्च निकालना चाहते थे। हंगामे की वजह से डाक बंगला चौराहे और आसपास के इलाकों में जाम लग गया। इससे लोगों को काफी परेशानी हुई। निमोनिया और दूसरी खतरनाक बीमारियों को मात देने के लिए देश में पहली बार स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसे साझेदारों के साथ मिलकर विकसित की गई देश की पहली न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन न्यूमोसिल पेश की है। और साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हर्षवर्धन ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को टीकों की संख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा टीका निर्माता और भारत की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान की पहचान करते हुए कहा कि इसके टीकों का उपयोग 170 देशों में किया जाता है।
हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि दुनिया में हर तीसरे बच्चे का टीकाकरण इसके द्वारा तैयार टीका देकर किया जाता है। मंत्री ने यह कहा कि SIPL ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान पहला स्वदेशी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन को विकसित किया और सरकार के इसका लाइसेंस प्राप्त किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। न्यूमोसिल नाम के इस वैक्सीन के हर डोज की कीमत सरकारी दर पर 240 रुपए होगी, जबकि बाजार में हर डोज के लिए आपको करीब 700 रुपए ही देने होंगे। फिलहाल ये वैक्सीन फाइजर और GSK की तरफ से भारत में बेचा जाता है। फाइजर इस वैक्सीन की एक डोज के लिए 3,801 रुपए लेता है, जबकि GSK की तरफ से इसे बाजार में 2,195 रुपए में बेचा जाता है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों के लिए तालमेल करते हुए टीम स्पिरिट से काम करने के निर्देश दिए हैं। टीकाकरण को लेकर राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की सचिवालय में हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए आर्य ने निर्देश दिए कि टारगेट ग्रुप में से कोई भी वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करना चाहिए। CS निरंजन आर्य ने सचिवालय में स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी की दूसरी बैठक में कोरोना वैक्सीनेशन को तैयारियों की व्यापक जानकारी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल निर्देशन में राज्य में अब कोरोना की स्थिति काफी नियंत्रण में है। अब हमें कोरोना-19 वैक्सीनेशन को एक चुनौती के रूप में लेना होगा। उन्होंने कहा कि हेल्थ केयर वर्कर चाहे हो सरकारी हो या फिर निजी, टीकाकरण से वंचित न रहे। उन्होंने वैक्सीनेशन के बारे में आम जनता में जागरूकता लाने के प्रयासों के तहत विद्यालयों के शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगियों को भी प्रशिक्षित करने पर जोर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया जगत में भी कोरोना टीकाकरण का व्यापक प्रचार प्रसार हो तथा अफवाहों पर रोक लगे, जनता को टीकाकरण के संबंध में सही सटीक जानकारी मिल सके। बैठक में चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन ने कहा कि राज्य में कोविड-19 वैक्सीनेशन की पुख्ता तैयारियां हैं। उन्होंने राज्य में चल रही कोविड-19 वैक्सीनेशन की तैयारियों के संबंध में प्रेजेंटेशन के बारे में विस्तार से बताया कि केंद्र की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर और उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर को टीकाकरण के लिए चिन्हित कर लिया गया है। तीसरे चरण में 50 वर्ष से भी अधिक उम्र के व्यक्तियों के चयन के लिए चुनाव वोटर लिस्ट को आधार माना जा सकेगा या फिर डोर टू डोर सर्वे भी किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू खुर्जा न्यू भाऊपुर खंड का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया। उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 351 किलोमीटर लंबे न्यू खुर्जा न्यू भाऊपुर खंड को 5,750 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान प्रयागराज में स्थित परिचालन नियंत्रण केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस खंड में बन जाने से मौजूदा कानपुर दिल्ली मुख्य लाइन पर भी भीड़ कम होगी और ये भारतीय रेलों की गति बढ़ाने में भी सक्षम होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ यात्री ट्रेन और मालगाड़ियां दोनों एक ही पटरी पर चलती है। मालगाड़ी की गति धीमी होती है, ऐसे में इन गाड़ियों को रास्ता देने के लिए यात्री ट्रेनों को रोका जाता है और इससे दोनों ट्रेनें विलंब से चलती है। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब बेहतरीन कनेक्टिविटी देश की प्राथमिकता है। मोदी ने कहा कि यह फ्रेट कॉरिडोर औद्योगिक रूप से पीछे रह गए पूर्वी भारत को नई ऊर्जा देने वाला है। इसका करीब 60% हिस्सा उत्तर प्रदेश में है और प्रदेश को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह फ्रेट कॉरिडोर आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत बड़ा माध्यम होगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह खंड कानपुर देहात के पुखराया क्षेत्र में एल्यूमिनियम उद्योग, ओरिया के डेयरी क्षेत्र, इटावा के डेयरी उत्पादन और ब्लॉक प्रिंटिंग, फिरोजाबाद के कांच उद्योग, खुर्जा के बर्तनों के उत्पाद जैसे स्थानीय उद्योगों के लिए नए अवसर प्रदान करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य गलियारे के मार्ग में आने वाले राज्यों में बुनियादी ढांचे और उद्योग को रफ्तार देना है। साथ ही कई राज्यों से होकर गुजरने वाले इस कॉरिडोर का करीब 60% हिस्सा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा। उत्तर भारत के हिस्सों में 29-31 दिसंबर से रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। कई राज्यों में शीतलहर चल रही है, ये बात सोमवार को भारत मौसम विभाग ने कही है और IMD ने यह भी कहा है कि शीतलहर की स्थिति में 2 जनवरी से कमी आने की भी संभावना है। हिमालय से मैदानी इलाकों की ओर ठंडी हवाएं चलने के कारण दिल्ली के हिस्सों में अगले 4 दिन में शीतलहर चलने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में छिटपुट क्षेत्रों में लहर चलने से संभावना है और साथ ही 31 से दिसंबर के दौरान बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के हिस्सों और ओडिशा में कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने की भी संभावना है।
आईएमडी ने कहा कि अगले 3 दिनों में के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। उसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की मामूली भी वृद्धि होगी। राज्यों के लिए ऑरेंज चेतावनी भी जारी की गई है। आईएमडी ने यह भी कहा कि 29 से 30 दिसंबर के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में अलग अलग इलाकों में हाड़ कंपाने वाली शीतलहर चल सकती है। आईएमडी ने कहा कि अगले 3 दिनों में इस दौरान उत्तर पश्चिमी भारत में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की भी गिरावट हो सकती है। उसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की मामूली वृद्धि होगी। राज्यों के लिए ऑरेंज चेतावनी भी जारी की गई है। आईएमडी ने यह भी कहा कि इस दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में अलग अलग इलाकों में हाड़ कंपाने वाली शीतलहर चल सकती है। सोमवार को मैदानी इलाकों में सबसे न्यूनतम तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में 0.6 डिग्री सेल्सियस और पूर्वी राजस्थान के भीलवाड़ा में 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 0 से 0.2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभाग के जिलों में जबरदस्त ठंड का अनुमान जताया है। फिलहाल देश प्रदेश में इतना ही। अब दीजिए निशा को इजाजत। एसटीएन टुडे टीम की ओर से नमस्कार।